एनेस्थीसियोलॉजी की प्रैक्टिस में पेली ऑपरेटिव फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो आज हम इसकी पेचीदगियों को समझेंगे ताकि हर केस को सेफ और आसान तरीके से मैनेज किया जा सके। चलिए सीधा एक केस पे आते हैं। आपकी इलेक्टिव लिस्ट का पेशेंट है और उसकी प्री ऑप लैब्स में सोडियम लेवल है 115 मिलीमोल पर लीटर। अब सवाल ये है कि क्या सर्जरी की जाए। ये एक ऐसा फैसला है जिसके बहुत संगीन नताइज हो सकते हैं और यही हमारी आज की गुफ्तगू की बुनियाद है। ठीक है, तो ओटी में जाने से पहले सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम ये चेक करना है कि कौन सी इलेक्ट्रोलाइट की खराबियां ऐसी हैं जिन्हें हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये वो रेड फ्लैग्स हैं जो हमें बताते हैं कि केस को रोकना है या आगे बढ़ाना है। देखें, ये चार्ट हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को कितना आसान बना देता है। अगर सोडियम 150 से ज़्यादा है तो ब्रेन सेल्स के श्रिंक होने और सीजर्स का खतरा बढ़ जाता है, और इसके साथ साथ इनहेलेशनल एजेंट्स की ज़रूरत यानी मैक भी बढ़ जाती है। इसलिए इलेक्टिव सर्जरी को पोस्टपोन करना ही सबसे सेफ ऑप्शन है। बिल्कुल इसी तरह पोटाशियम 5.5 से ऊपर कार्डियक मेम्ब्रेन को इतना एक्साइट कर देता है कि जानलेवा अरिथमियाज हो सकती हैं। ऐसे पेशेंट में सर्जरी शुरू करना बहुत बड़ा रिस्क है। इस सब के पीछे जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है प्लाज्मा ऑस्मोलालिटी का। यही असल में जिस्म में पानी की तकसीम को कंट्रोल करता है, क्योंकि सोडियम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का सबसे बड़ा सॉल्यूट है। इसकी सतह में छोटी सी तब्दीली भी सेल से पानी की बड़ी मूवमेंट का सबब बन सकती है, खासकर ब्रेन सेल्स में। और ये फॉर्मूला हमें प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी कैलकुलेट करने में मदद देता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, जो इसकी अहमियत को जाहिर करता है। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। इस फॉर्मूला से कैलकुलेट की हुई और लैब से मेजर की हुई ऑस्मोलैलिटी के दरमियान जो फ़र्क होता है, जिसे ऑस्मोलैर गैप कहते हैं, वो हमें एथाइलिन ग्लाइकॉल या मीथेनॉल जैसे जहरीले मादों की तशखीस में भी मदद दे सकता है। अब हम आते हैं इंट्रा ऑप फेज की तरफ, जहां हमारे फैसले सीधा पेशेंट की हीमोडायनामिक स्टेबिलिटी पर असर डालते हैं। यहाँ फ्लूइड का इंतखाब और उसकी मिकदार का तयन बहुत बहुत ज़रूरी है। क्रिस्टलॉइड्स का चुनाव एक अहम फैसला है। एक तरफ है नॉर्मल सेलिन, जिसमें क्लोराइड की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से अगर बड़ी मिकदार में दिया जाए तो ये नॉन एनाइन गैप हाइपरक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस कर सकता है। दूसरी तरफ है लैक्टेटेड रिंगर्स, जो ज़्यादा फिजियोलॉजिकल है क्योंकि इसका लैक्टेट जिगर में बाइकार्बोनेट में बदलकर एसिडोसिस को बेहतर करता है। लेकिन हाँ, हेड इंजरी के मरीजों में इसकी हल्की सी हाइपोटोनिसिटी और हाइपरकैलेमिया के मरीजों में इसमें मौजूद पोटेशियम की वजह से एहतियात ज़रूरी है। अच्छा, मेंटेनेंस फ्लूइड्स के लिए 4-to-1 रूल एक आजमूदा और फौरी तरीका है। चलें, एक 70 केजी के पेशेंट की मिसाल लेते हैं। पहले 10 किलो के लिए 40 ml, अगले 10 किलो के लिए 20 ml और बाकी 50 किलो के लिए 50 ml, यानी टोटल हुआ 110 ml पर आवर। लेकिन याद रहे, ये सिर्फ बुनियादी ज़रूरत है। इसमें पहले से मौजूद कमी या सर्जरी के दौरान होने वाले नुकसानात शामिल नहीं। मेंटेनेंस के अलावा हमें सर्जिकल ट्रॉमा की वजह से होने वाले थर्ड स्पेस लॉसेस का भी अंदाज़ा लगाना होता है। एक हर्निया रिपेयर के मुकाबले में एक बड़ी आंत की सर्जरी में फ्लूइड शिफ्ट कहीं ज़्यादा होता है। हालांकि ये अंदाजे मददगार हैं, लेकिन अब मॉडर्न प्रैक्टिस में गोल डायरेक्टेड फ्लूइड थेरेपी या GDFT और डायनामिक पैरामीटर्स जैसे कि स्ट्रोक वॉल्यूम वेरिएशन पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। जब खून का नुकसान हो तो उसे रिप्लेस करने के लिए फ्लूइड के वॉल्यूम पर गौर करना होता है। इसकी वजह क्या है? वजह सिंपल है। क्रिस्टलॉइड्स तेज़ी से इंट्रावैस्कुलर स्पेस से निकलकर इंटरस्टिशियल स्पेस में चले जाते हैं। इसलिए ब्लड लॉस पूरा करने के लिए उनका 3 से 4 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देना पड़ता है। इसके बरक्स कोलॉइड्स ज़्यादातर वैस्कुलर स्पेस में ही रहते हैं, इसलिए उन्हें 1:1 के तनासुब से दिया जाता है। ठीक है, अब आते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जहां रफ्तार ही सब कुछ है। इलेक्ट्रोलाइट की खराबियों को दुरुस्त करना एक नाजुक काम है। बहुत तेज़ी से या बहुत आहिस्ता, दोनों ही खतरनाक हो सकते हैं। सिवियर हाइपोनेट्रीमिया में ब्रेन सेल सूजन से बचने के लिए अपने अंदर के सोल्यूट्स को कम कर लेते हैं। अगर हम सोडियम को बहुत तेज़ी से ठीक कर दें तो ये ब्रेन को डिहाइड्रेट कर देता है, जिससे ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम या सेंट्रल पोंटाइन माइलिनोसिस हो सकता है। इसलिए सेफ रूल ये है कि 24 घंटों में 8 से 10 MEQ पर लीटर से ज़्यादा करेक्शन न की जाए। लेकिन इसके बरक्स सिवियर हाइपरकैलेमिया एक ऐसी इमरजेंसी है, यहाँ हर मिनट कीमती है। इलाज में देरी का मतलब कार्डियक अरेस्ट हो सकता है।
यहाँ हमारा मकसद फौरन 3 काम करना है। पहला, कैल्शियम ग्लूकोनेट देकर कार्डियक मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करना। दूसरा, इंसुलिन और डेक्स्ट्रोज के जरिए पोटेशियम को सेल्स के अंदर शिफ्ट करना। और तीसरा, डायरेटिक्स या डायलिसिस के जरिए पोटेशियम को जिस्म से निकालना। चलें अब इन सब चीज़ों को अपनी एनेस्थेटिक ड्रग्स के साथ जोड़कर देखते हैं। ये वो जगह है जहाँ थ्योरी प्रैक्टिस में बदलती है। ये पॉइंट्स हमारे रोज़मर्रा की प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मसलन हाइपोकैल्सीमिया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर एसिटाइलकोलिन के रिलीज को कम करके नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स के असर को बढ़ा देता है। इसी तरह एक हाइपोवोलेमिक पेशेंट इंडक्शन एजेंट्स के वाजोडाइलेटरी असरात के लिए बहुत हसास होता है, जिससे शदीद हाइपोटेंशन हो सकता है। हाइपरकैलीमिया में सक्सिनाइलकोलिन से बचना एक एब्सोल्यूट रूल है। इसमें कोई इफ या बट नहीं है। सक्सिनाइलकोलिन आमतौर पर प्लाज्मा पोटेशियम को 0.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तक बढ़ा सकता है। एक ऐसे मरीज में जिसका पोटेशियम पहले ही इतना ज़्यादा है, ये मामूली सा इजाफा भी जानलेवा अरेथमियाज जैसे कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या असिस्टोल का सबब बन सकता है। तो इस सारी गुफ्तगू के आखिर में आइए चंद अहम नुकात को दोबारा देख लेते हैं जिन्हें हमें अपनी प्रैक्टिस में हमेशा याद रखना चाहिए। ये चेकलिस्ट एक मेंटल रोड मैप समझ लें। हमेशा प्री ऑपरेटिव असेसमेंट से शुरू करें। फ्लूइड्स का इंतखाब सोच समझकर करें और याद रखें कि हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरकैलीमिया की करेक्शन में रफ्तार का तवाज़ुन बहुत ज़रूरी है। इन उसूलों पर अमल करना ही पेशेंट की सेफ्टी को यकीनी बनाता है। और जाते जाते एक आखिरी सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा। सर्जरी खत्म हो गई, ड्रेप्स हटा दिए गए, लेकिन क्या खतरा वाकई टल गया? पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में फ्लूइड शिफ्ट्स और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से पैदा होने वाली ऐसी कौन सी कॉम्प्लिकेशन है जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा चौकन्ने रहेंगे?